हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। दिस इज विष्णु कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस जो यूपी पुलिस में, ट्रिपल एससी में, एसएससी में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो जो साथी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा 9 to 12 जो बच्चे पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए, उनके लिए भी क्वेश्चन ये बहुत ही दमदार होने वाले हैं। तो जाइएगा कहीं नहीं, बने रहेंगे अंत तक और हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इन सारे क्वेश्चंस का। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं तो मेरी गुजारिश है आप चैनल को नीचे बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। तो यहाँ से हम बात करेंगे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस की, जो एक सीरीज होने वाली है। इस पूरे सीरीज में आपको करीबन 10 से 15 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो इसको हम कवर अप करेंगे। क्लियर है? इसको हम कवर अप करेंगे और जाएंगे कहीं नहीं। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। वी विल अपलोड द पीडीएफ ऑफ दिस टू योर स्क्रीन। क्लियर? एक मिनट दीजिएगा दोस्तों। डॉक्यूमेंट, यस। So here is our PDF. Here is our PDF which is shown, which will be shown on your screen. और यहाँ से हम बात करेंगे आज के दमदार लेक्चर की। ठीक है, यहाँ से आपको चीजें मिलने वाली हैं, समझने वाली हैं। तो जाएंगे कहीं नहीं, अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे आज के इस लेक्चर में 32 पेजेस दिए गए हैं। ठीक है, आपके 32 पेजेस में हम बात करेंगे एक एक चीज की, और यहाँ से बातें बनेंगी हमारे क्वेश्चंस की। जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस इन फिजिक्स एंड इन केमिस्ट्री। कुछ क्वेश्चंस बच्चे केमिस्ट्री के भी रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चंस की। तो यहाँ से आप देखिए, this is a helpful lecture for UP Police, Triple SC, and who are preparing for other गवर्नमेंट एग्जाम्स। क्लियर? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां से भी आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, इट इज द competitive level questions of that is important to all. क्लियर? तो यहाँ से चीजें हम देखेंगे, ध्यान से समझो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। अगर हम फोर्स की बात करें, हम बल की बात करें, बल का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो यहां से अगर हम देखें तो बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है। फोर्स इज अ पुश और पुल, इट इज अ पुश, पुल और प्रेस दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। मतलब वह वह कारक जो किसी भी वस्तु की परिस्थिति या स्थिति में चेंज कर दे, बदलाव कर दे, वो फोर्स कहलाता है। ये आपको सिखाया गया है, ये मेरे डिटेल लेक्चर में आपको बताया गया है। तो यहाँ से आप समझेंगे कि इसकी एसआई यूनिट क्या है। तो इसकी एसआई यूनिट न्यूटन हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि सर आइजक न्यूटन जो हुए, सर आइजक न्यूटन जो हुए, है ना। जस्ट अ सेकेंड, इसको देखें, ध्यान से समझें। सर आइजक न्यूटन जो हुए, उन्होंने एक फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट दिया था, फादर ऑफ मैकेनिक्स जो इनको कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बेटे, ये आपको न्यूटन हो जाएगा। क्लियर? इट इज द न्यूटन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन रिक्वायर्ड क्वेश्चन। अगर हम बात करें किलोग्राम की तो ये मास का ऐसा यूनिट होता है। अगर हम बात करें डाइन की तो डाइन एक सीजीएस यूनिट है हमारे फोर्स का ही। ठीक है, डाइन जो है वो आपका एक डाइन सीजीएस यूनिट होता है। अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की तो डाइन जो है बेटे सीजीएस यूनिट होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट जो कह रहा है पास्कल। क्लियर? पास्कल हमने बताया था बच्चों को, रास्कल से पास्कल याद कर लीजिए। पास्कल जो है बेटे, ब्लेस पास्कल नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने पास्कल मींस प्रेशर की डिस्कवरी करी थी, और इन्होंने एक हाइड्रोलिक लिफ्ट का
हाइड्रोलिक ब्रेक का एक प्रिंसिपल भी दिया, जिसमें लिक्विड प्रेशर जो होते हैं वो इक्वल अमाउंट में सभी डायरेक्शंस में लगता है। अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर, द लिक्विड will apply the pressure in all direction and the equal with equal magnitude। सो वहां से पास्कल का एक कॉन्सेप्ट मिलकर सामने आता है और ये चीज आपको प्रेशर के अंदर होती है। अगर हम प्रेशर का फॉर्मूले की बात करें दोस्तों, तो ये होता है आपके पास, समझिए, P बराबर डब P बराबर F अपॉन A, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। Force per unit area is called pressure। So this is the detailed analysis of this question। Hope this will clear। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो यहां से समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व के नियम को किसने दिया और इसको क्या कहा जाता है, जो न्यूटन का प्रथम नियम भी है। देखिए, न्यूटन का जो नियम है उसमें जड़त्व का नियम कौन से नियम को कहा जाता है, तो यहां से आप देखिए, फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एंड इसके पहले, न्यूटन के पहले दोस्तों अगर हम बात करें, मैकेनिक्स के कुछ कंसेप्ट हमारे दिए थे हमारे गैलीलियो गैलीली ने, सर गैलीली ने, ठीक है। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने जो मतलब अगर हम बात करें क्लास 11th के लेवल की, तो कहते हैं एरिस्टोटल फैल्सी जो है उसको अपडेटेड वर्जन में लाने वाले गैलीलियो गैलीली थे। उन्होंने कहा कि जितना भी हम फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो रेजिस्ट करेगा किसको, इनर्शिया को। और इनर्शिया जो है उसको मतलब फोर्स जो है वो इनर्शिया को अपोज करती है। और इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक तरीके का अपोजिंग फोर्स है जो किसी भी बॉडी में बना रहना चाहता है। कोई भी बॉडी अपने उसी स्टेट में रहना चाहती है और जो फोर्स है उसको उस अवस्था में नहीं रहने देता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इस वजह से ये जो कॉन्सेप्ट दिया दिया आपके सर न्यूटन के पहले सर गैलीलियो गैलीली ने दिया, इस वजह से इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अगर हम लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो कहा जाता है कि अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो यहां से बात करते हैं कि विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी विल बी इन सेम स्टेट वेदर इट इज इन रेस्ट और इन मोशन। ओके, a body is continue to be in rest or motion until or unless we are not exerting the external unbalanced force। समझ आ रहा है? तो वहां से न्यूटन का प्रथम नियम का कॉन्सेप्ट आता है और इसी चीज को कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। बात समझ रहे हैं? न्यूटन के सेकंड लॉ की अगर बात करें तो सेकंड लॉ में आपको समझ आता है कि F बराबर एम ए, मतलब फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। यहां से बात करें, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, डेरिवेशन भी बनता है। न्यूटन थर्ड लॉ की बात करी जाए तो न्यूटन थर्ड लॉ इज आल्सो कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, तो इसको हम कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ। थर्ड लॉ इज आल्सो कॉल्ड, ओके। तो ये तीन लॉ जो हैं वो बेसिक लॉ हैं आपके मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है, मोशन के अंदर, या हम फोर्स की बात जब करते हैं तो ये तीन लॉ बहुत पूछे जाते हैं, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन आया है बेटे यूपी पुलिस में, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें न्यूटन के किस नियम को बल का नियम कहा जाता है। बल का नियम मतलब क्या है, देखो ये क्वेश्चन जो है ये घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लॉ ऑफ फोर्स मतलब फोर्स के बारे में किस लॉ में कहा गया, तो F बराबर एम ए फॉर्मूला किस लॉ में आया, वो बेटे ये देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है और ये क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, हर 100% गलत कर दोगे। जब तक आप इसके क्वेश्चन के आंसर को नहीं समझेंगे, जब तक आप इसके स्टेटमेंट को नहीं समझेंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर देंगे, गलत कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। कह रहा है लॉ ऑफ फोर्स की बात करें, मतलब फोर्स के लॉ, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां से इस कॉन्सेप्ट को कहां से कौन से रूल में दिया गया, तो सर न्यूटन के सेकेंड लॉ में, यानी कि अगर हम बात करें फोर्स जो होता है डायरेक्टली मींस प्रोपोर्शनल होता है
डायरेक्टली तो नहीं होता है बट प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स बराबर प्रोपोर्शनल होता है dp ओवर dt। और यहां से इसका डेरिवेशन जब करेंगे बेटे तो F बराबर ma आता है, ये बात आपको समझनी चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन जो वो पूछ रहा था उससे अगर हम बात करें उसकी, अगर हम बात करें तो आपको समझ आता है कि यहाँ से जो क्वेश्चन सही हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आंसर है ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, तो ये आंसर सही नहीं है। इसके अलावा थर्ड लॉ को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। रॉकेट के जितने भी प्रिंसिपल होते हैं, मिसाइल लॉन्चिंग होती है, या अगर हम बात करें मतलब रिकॉइल वेलोसिटी की, स्विमिंग की, है ना, इसमें एक्शन के साथ एक एक्शन के साथ एक रिएक्शनल फोर्स भी लगता है, तो वो होता है न्यूटन के थर्ड लॉ का एक एग्जाम्पल या एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया, समझ आया होगा, आई होप दिस। ठीक है, चलिए बात करें कुछ अगले क्वेश्चन की। चलिए, वन लाइट ईयर इज इक्वल टू, वन लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? वन लाइट ईयर अगर बात करी जाए तो ये होता है वन लाइट ईयर। यहाँ पे वैल्यूज की अगर हम बात करें तो वैल्यूज की बात बाद में करेंगे, बट यहाँ से आप समझिए कि अगर एक हम बात करें वन लाइट ईयर की, तो लाइट ईयर किसका यूनिट है? भले ही ईयर लिखा है बट ये बच्चे समय का यूनिट नहीं है, ये है हमारा डिस्टेंस का यूनिट। किसका है? डिस्टेंस का यूनिट। और डिस्टेंस ऐसी डिस्टेंस जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस होती हैं, क्या होती हैं? खगोलीय दूरियां होती हैं, उनकी डिस्टेंस को मापने के लिए जो यूनिट बनाई जाती है वो वन लाइट ईयर है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है बेटे? अगर हम बात करें इसकी वैल्यू की तो वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस, नहीं 10 टू द पावर 15। क्लियर, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर्स। ठीक है, अगर बात करें किलोमीटर्स में तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर का यूनिट हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको गिवन है। ठीक है, इसके अलावा एक एडिशनल क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ी यूनिट जो होती है किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की, वो लाइट ईयर नहीं होती है, एक और इससे तगड़ी यूनिट होती है जिसको कहते हैं पैरासेक। क्लियर, पैरासेक। और ये पैरासेक बेटे इसका अगर हम ऐसा यूनिट देखें, है ना, अगर हम बात करें पैरासेक की तो लार्जेस्ट डिस्टेंस मेजरिंग क्वांटिटी होता है पैरासेक। और लाइट ईयर में देखिए, ध्यान से समझिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। वन लाइट ईयर बराबर होता है, ये आपको वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, लेकिन अगर पैरासेक की बात करें तो ये पैरासेक जो है वो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ 2.46 लाइट ईयर की जब बात आती है तो ये वन पैरासेक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वन पैरासेक के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, एक रिलेशन होता है, एक डेरिवेशन हम क्लास 11th में करते हैं, वहां से ये क्वेश्चन बनता है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके यूपी पुलिस में या किसी भी कंपटीशन लेवल में पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया? सभी बातें समझ आई हैं तो लाइक जरूर करिए, एक लाइक हिट कर दीजिए बेटे। एनर्जी इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी इज मतलब ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है दोस्तों? है ना, ये आप बताइए ऊर्जा क्या है? ऊर्जा की बात करी जाती है तो ऊर्जा जो है दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें बात करी जाती है ना। अगर हम बात करें ऊर्जा की तो यहां से चीजें निकल के सामने आती हैं, देखो ध्यान से समझो। इट इज आइसोलेटेड, ये संरक्षित होती है। क्या होती है? संरक्षित होती है। और संरक्षित ऊर्जा क्या मतलब? मतलब आइसोलेटेड होती है। क्या होती है? आइसोलेटेड होती है सर, कंजर्वेटेड होती है। Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another. It can only be transferred from one form to another. ठीक है, तो यहां से आप बात करिए, एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, पॉसेस्ड बाई ऑल बॉडीज। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो रॉन्ग होते हैं, नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। सो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ से। तो ये तीनों क्वेश्चन जो हैं, तीनों जो ऑप्शन है बेटे, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है,
सही ऑप्शन क्या है कि वो कांस्टेंट रहती है, वो कभी भी बदलती नहीं है। और अगर बात करें एनर्जी की, तो बेटे यहाँ से क्वेश्चन लेके जाइएगा। एनर्जी जो है उसका ऐसा यूनिट होता है जूल, और बड़ी यूनिट होती है किलो जूल। और इसको जब हम डिनोट करते हैं 10⁻³ जूल से इसको डिनोट किया जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। कई तरीके की एनर्जी होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसके ऑप्शंस एक सेकंड दीजिए, इसके और ऑप्शंस थे। हाँ ना, सारे सारे ऑप्शन क्लियर कर लिए, चलिए कोई बात नहीं। अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, है ना, यहाँ पे देखो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, बट कुछ अलग ऑप्शंस भी लाया है। ठीक है, यहाँ से देखिए, न्यूटन इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके आंसर का। ठीक है, लेकिन जूल की अगर बात करें, तो जूल जो है वर्क डन की एनर्जी, वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है, और एनर्जी का भी ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, जूल जो है उसको हम ऐसा यूनिट मानते हैं। और एक और चीज कि एक जूल में कितने, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो ये होते हैं 4.184 जूल। एक कैलोरी में कितने जूल? 4.184 जूल होते हैं। अगर हम अर्ग की बात करें, तो अर्ग भी एक सीजीएस यूनिट होता है एनर्जी का। ठीक है, अर्ग जो है वो एनर्जी का एक ऐसा यूनिट होता है जो सीजीएस यूनिट होता है। डाइन की बात हम पिछले क्वेश्चन में कर ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एनर्जी इज पजेस्ड, चलती हुई वस्तु में, विच एनर्जी इज पजेस्ड बाय मूविंग बॉडी, किसी भी चलती हुई ऊर्जा, चलती हुई वस्तु में कौन सी ऊर्जा होगी? ये क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में लिया था, डिटेल्ड एनालिसिस किया था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन को पूरा डिटेल टॉपिक को यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम बात करें, पहले क्वेश्चन कह रहा है मैकेनिकल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है दोस्तों, है ना। और अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी हो गई गतिज ऊर्जा। अच्छा, गति करती हुई वस्तुएं मतलब चलती हुई वस्तुएं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, गतिज ऊर्जा ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें हीट एनर्जी, हीट एनर्जी होती है हमारी ऊष्मा, यानी कि, ठीक है, तो यहाँ पर थर्मल एनर्जी को या हीट एनर्जी को थर्मल एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये चीजों को गर्म कर देती है। मीन्स अगर किसी भी चीज को हॉट करना है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है, तो वहां से हीट एनर्जी भी हम लेते हैं। अगर बात करी जाए कुछ और चीजों की, देखो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। मैकेनिकल सारी सारी एनर्जी मैं 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो होता है सम ऑफ टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को सम अगर करेंगे किसके साथ? मैकेनिकल एनर्जी के साथ, सॉरी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के साथ, तो ये जो है वो आपको मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाता है। अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी क्या है, द टोटल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो कहा जाता है वो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो किसी भी बॉडी में वह ऊर्जा जो उसकी स्थिति से यानी कि बनावट से, शेप साइज से आती है, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, और इसका फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज possessed इन द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, और इसका फॉर्मूला होता है ½ mv²। अच्छा, कुछ कुछ एडवांस केसेस में बेटे आपके यूपी पुलिस में पूछा जाता है कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या। अगर दूसरा फॉर्मूले की बात करें, तो इसका फॉर्मूला होता है के ई बराबर अंडर रूट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो अंडर रूट तो नहीं आएगा यहाँ पे। अगर हम बात करें p² के टर्म में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ से आप देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है p²/2m। क्लियर? मतलब काइनेटिक एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ मोमेंटम में भी एक फॉर्मूला जनरेट होता है p²/2m, और इसको एनर्जी के हमने लेक्चर में इसको लिया है। ठीक है, चलिए बात करेंगे, देखो यहां से सारी चीजें क्लियर हो गई। तो इसका जो ऑप्शन था, इसका करेक्ट ऑप्शन था दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात करें कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो यहां से समझो,
1 horsepower, 1 horsepower इज इक्वल टू हाउ मैनी वॉट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है बहुत सारे कंपटीशन में। इसका जो क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 746 वॉट। क्लियर। अगर हम बात करें 746 वॉट, ये इसका एक सही ऑप्शन हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में आपको गिवन है, 746 वॉट। क्लियर। अच्छा, इसका वॉट क्या है? वॉट जो है वो पावर की एक ऐसा यूनिट होती है, और पावर क्या है? पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन टी। क्लियर। वेट, सॉरी, यहाँ पे वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। ये आपके क्वेश्चन के एक सही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है। 1 हॉर्स पावर एक अश्वशक्ति बराबर होता है। यहाँ पर हॉर्स पावर को अश्वशक्ति कहा जाता है हिंदी में। इसका जो ऐसा यूनिट हो जाएगा, सॉरी, इसका जो आपका मीन्स जो वैल्यू हो जाएगी वो 740 वॉट हो जाएगी। क्लियर है बात? समझ पाए चीजों को? चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे दोस्तों, है ना। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो अपलोडिंग होने में थोड़ा समय लेंगे, 2 मिनट दीजिएगा। देखो, कुछ क्वेश्चंस यहां से आ गए, 11, 11, 12, करीबन 30 क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था? नहीं किया दोस्तों। चलिए, यहाँ तक हॉर्स पावर तक हुआ था। अगर हम बात करें यहाँ के द लॉ एफ बराबर एम ए, द लॉ एफ बराबर एम ए किसका है? तो न्यूटन सेकंड लॉ का है ये बेटे एक फॉर्मूला इस तरीके से आता है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू डी पी ओवर डी टी। क्लियर। अगर हम इसको देखते हैं तो एफ प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी होता है। और एम को अगर हम यहाँ से इस चीज को देखते हैं तो ये पूरा ए हो जाता है, यहाँ से एम इंटू ए हो जाता है। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। और ये के की वैल्यू अगर हम एक रखें तो यहाँ से बनता है फॉर्मूला एफ बराबर एम ए। तो यहाँ से जो एफ बराबर एम ए आता है, ये किसके सेकेंड लॉ का डेरिवेशन है, ये रिलेटेड है हमारे सेकेंड लॉ से। ठीक है। ये एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, बात करेंगे, और भी क्वेश्चन है हमारे पास। द मास ऑफ द बॉडी, मतलब ऑन द मून एज कंपेयर टू द अर्थ, चंद्रमा पर पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में कितना है? ठीक है। द मास ऑफ बॉडी ऑन द मून एज कंपेयर टू द अर्थ। ठीक है। मास जो है वो कभी भी बदलता नहीं है, ग्रेविटी बदल जाएगी दोस्तों। ठीक है। चंद्रमा पर पिंड का द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है। बिकम जीरो, बिकम डबल, रिमेन्स सेम, एंड रिमेन्स बिकम हाफ। तो यहां पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर सी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मास की वैल्यू कभी भी बदलती घटती बढ़ती नहीं है। ठीक है। ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, मास बेटे कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, नियत रहता है। क्लियर। तो ये बात आपको समझनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया है, कभी कभी बच्चे जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे। ठीक है दोस्तों, चलें आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन, इसमें अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे चलिए इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन इसी तरीके का है। अगर हम बात करें एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम। ठीक है। ये मिनिमम सबसे ज्यादा एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब स्मॉल जी सबसे कम कहाँ होगा? अगर हम बात करें इसके क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, जब हम पृथ्वी की एक संरचना बनाते हैं जिसमें पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे क्या है? नॉर्थ पोल है, यहाँ पे बेटे साउथ पोल है। ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए ग्रेविटी की जब बात करते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पर 0 हो जाती है। ग्रेविटेशन का अगर पूरा चैप्टर आपको देखना है तो यहाँ हमने इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। अगर हम पोल्स पर जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 हो जाती है मीटर पर सेकंड में। क्यों? ग्रेविटी की पोल्स पर जाने पर ग्रेविटी बेटे मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पर हम नॉर्थ पोल में जाएं या हम साउथ पोल में जाएं, यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं मैक्सिमम हो जाती है वैल्यू, और जैसे जैसे इक्वेटर पर आते हैं इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, बात समझ आई? तो यहाँ पे कह रहा है एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम कहाँ है? तो वो मिनिमम आपके इक्वेटर पर है दोस्तों, है ना। भूमध्य रेखा पर आपकी जो वैल्यू जी की है वो मिनिमम होती है। ठीक है।
एट द सेंटर ऑफ अर्थ, हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ अर्थ में भी जीरो होगा। क्लियर। यहाँ पे अगर बात करें पोल्स पर तो मैक्सिमम होगा। ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन सही वाला इक्वेटर पर होगा। क्लियर। अगर हम बात करें कुछ चीजों की जो साइंटिफिक एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट हैं, उनमें एट इक्वेटर बताया गया है, जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेट ऑफ द बॉडी ऑफ 1 kg ऑन अर्थ। ठीक है, वेट ऑफ बॉडी ऑन 1 kg ऑन अर्थ सरफेस। सो वेट का फॉर्मूला होता है mg। क्लियर हो गई बात। मास दिया है 1 kg ना, इसमें जी की वैल्यू 9.8 है और 1 किलोग्राम मास है। तो इन दोनों का अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों का अगर हम इसका ऐसा यूनिट मींस डब्लू बराबर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बेटे आपका जो 9.8 न्यूटन हो जाएगा। वर्क डन बराबर यानी कि वेट बराबर, सॉरी, वेट बराबर इसका आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। क्लियर। 9.8 न्यूटन यहां से आता है। ये छोटा सा एक फॉर्मूला था जो W बराबर mg हमने लगाया, इससे आप किसी भी वेट को निकाल सकते हो। इसका ऐसा यूनिट जो होता है, वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। और वेट एक स्केलर क्वांटिटी है, नहीं सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गई बात। चलिए, वेट बेटे एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी, और ग्रेविटी बेटे एक वेक्टर क्वांटिटी है और मास एक स्केलर क्वांटिटी है। बट जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। इस वजह से जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट एक फोर्स के तरीके से होता है और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जस्ट लाइक वेट। क्लियर हो गई बात। चलिए, ये बात समझ आई। ठीक है। अगर हम बात करें कुछ और क्वेश्चंस की, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस आपको गिवन है। ठीक है, द फोर्स विच पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड अर्थ, वह फोर्स कौन सा फोर्स है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर, पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ग्रेविटी फोर्स जो है या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी की तरफ ले जाता है, खींचता है। ठीक है, ये न्यूटन, आइजैक न्यूटन जो थे, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने इस फोर्स को दिया था। तो ये जो है इसका फॉर्मूला होता है F बराबर G m m/r²। क्लियर हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फ्रिक्शन फोर्स दो सतहों पर लगने वाला या सतहों पर लगने वाला बल होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट करता है, रोकता है। मैग्नेटिज्म एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक पावर या चुंबकीय बल होता है जो चुंबक में काम करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक अभिकेंद्रीय बल स्थिति भी कहते हैं इसको, और ये सेंटर की तरफ यानी कि केंद्र की तरफ लगने वाला बल है। और इसका जो फॉर्मूला होता है F बराबर होता है mv²/r। ये एक सेंट्रल फोर्स है जो काम करता है केंद्र की तरफ। ठीक है, और ये मोशन ऑफ द बॉडी को बैलेंस करता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए विद द एक्सप्लेनेशन। चलें बात करें आगे क्वेश्चन की। कह रहा एप्पल फॉल्स फ्रॉम द ट्री ड्यू टू, एप्पल पेड़ से गिरा था क्योंकि ग्रेविटी का कंसेप्ट बच्चे बच्चे जानते हैं। ठीक है, इनर्शिया का कंसेप्ट होता है। इनर्शिया क्या है, जड़त्व जो है वह किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसा गुण होता है जो अपने आप में वस्तु में चेंज स्टेट का विरोध करता है, मतलब चेंज इन स्टेट का विरोध करता है, अपनी परिस्थिति को वैसे ही रखना चाहता है जैसी वह है। अगर वह रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। इस क्वेश्चन के कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पर पेड़ से सेब गिरता है तो वो उसका कारण क्या है, उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन फोर्स। बात समझ गए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात सारी चीजें हमने समझा दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, यहां से बात आती है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। अगर हम बात करें इसके एसआई यूनिट की तो यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम कह देते हैं पास्कल, है ना, पास्कल कह देते हैं। जो ब्लेस पास्कल सर थे उनके ऑनर देने के लिए इसके यूनिट को हम पास्कल रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ चीजें आपको निकल के सामने आती हैं। लेंथ कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है, जूल ऐसा यूनिट होता है हमारे वर्क डन का।
हमारी एनर्जी का, न्यूटन होता है फोर्स का। क्लियर, बात आ गई समझ? ठीक है, बात आ गई समझ? चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ें और क्वेश्चन करें। चलिए यहाँ देखें, साउंड रिक्वायर अ मीडियम। ओके, साउंड रिक्वायर यानी कि ध्वनि को किसकी आवश्यकता होती है? ध्वनि को बेटे चलने के लिए आवश्यकता होती है, ड्यू टू प्रोपोगेशन इट रिक्वायर अ मीडियम, माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि चल ही नहीं सकती, ध्वनि बिना माध्यम के चल ही नहीं सकती, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस जब तक नहीं होंगे, साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट, साउंड संचारित नहीं होगा। क्लियर, वैक्यूम में कभी भी साउंड ट्रेवल नहीं करता है, ये एक अनदर क्वेश्चन आपको बन जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं होता है, सो इट कैन नॉट प्रोपोगेट, है ना। स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट जब चिल्लाता है तो कोई भी आवाज नहीं आती है, ये इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है, जीता जागता डेली लाइफ एग्जाम्पल है। यहाँ पे साउंड की बात हम जब करेंगे, साउंड एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है, एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, सॉरी, ये एक यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव होगी। नॉन मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल होते हैं लाइट, बिना माध्यम के चल सकती है। अगर हम मैकेनिकल वेव की बात करें तो यांत्रिक तरंगे होती हैं साउंड वेव, है ना, साउंड वेव के अलावा वाटर वेव होती है। ठीक है, ये सारी चीजें जब तक कोई मीडियम नहीं होगा तब तक नहीं चलेंगी। क्लियर हो गई बात? चले आगे को क्वेश्चन समझें, ठीक है, चलें। साउंड कैन ट्रेवल इन, साउंड कैन ट्रेवल इन मतलब साउंड जो है वो ट्रेवल किस में करेगा या कर सकता है? सॉलिड्स में करेगा, ठोस में करेगा, गैस में करेगा, या लिक्विड या तरल में करेगा? सभी में कर सकता है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी तीनों चीजें मैटर की हैं, और मैटर मतलब एक तरीके का यहाँ पे मीडियम है। क्लियर, ये माध्यम है, बिना माध्यम के साउंड ट्रेवल नहीं करता है, वैक्यूम में साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, ये चीज। अच्छा, यहां से बात करें, साउंड कैन ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड होता है 22 डिग्री सेल्सियस पर। अगर हम बात करें इसकी टेम्परेचर की, गति की या स्पीड की, तो सबसे ज्यादा सॉलिड्स में होती है, उससे कम लिक्विड में होती है, उससे कम मीन्स हमारे गैसेस में होती है। ठीक है, बात समझ आई? चलिए आगे चलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस हैं। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, निर्वात में कभी भी साउंड ट्रेवल नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होता है। ठीक है, अच्छा बात करें इसके और क्वेश्चंस की। साउंड जो है, साउंड एक तरीके की, यहाँ पे हम बात करें, साउंड एक तरीके की, इस तरीके की वेव होती है, और यहाँ पे यांत्रिक तरंगे हैं, क्या है, यांत्रिक तरंगे। क्लियर, चलें आगे बढ़ें और क्वेश्चन को समझें। ठीक है, देखो, यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा की मात्रा क्या है, मात्रक क्या है? तो यहाँ पे ऊष्मा की मात्रा जो है, मात्रक होता है जूल, ऐसा यूनिट होता है जूल। क्लियर, और यहाँ पर अगर हम बात करें पावर की, ऐसा यूनिट वॉट होती है। अर्ग जो है इसकी सीजीएस यूनिट होती है, हीट की सीजीएस यूनिट या एनर्जी की सीजीएस यूनिट जो होगी वो होगी अर्ग। क्लियर, और किलो कैलोरी क्या है? किलो कैलोरी जो है खाने से जो ऊर्जा मिलती है वो उसकी ऐसा यूनिट होती है। 10⁻³ कैलोरी जो है वो 1 कैलोरी होता है। जब खाना खाते हो तो जो कैलोरीज में जो एनर्जी स्टोर होती है हमारी सेल्स में, वहां से काम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फोर्स नीडेड लिफ्ट, कितना फोर्स चाहिए, कितना बल चाहिए 200 ग्राम चीजों को उठाने के लिए, 2000 ग्राम किलोग्राम, ठीक है, 2000 किलोग्राम चीजों को उठाने के लिए कितना बल चाहिए? समझो, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करिए, एफ बराबर होना चाहिए, है ना, उठा रहे हैं क्या, नहीं उठा रहे हैं, तो उठाने के लिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया, मास दिया गया बॉडी का, मतलब यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे आपको
एक्सीलरेशन नहीं गिवन है, ठीक। बट यहाँ पे आप समझिए, है ना, 2000 किलोग्राम मास दिया है, और एफ बराबर एम जी फॉर्मूला होता है, जी बराबर होता है 10, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जब आप कर देंगे एफ बराबर एम जी, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा 2000, ठीक है, 2000 किलोग्राम इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपका 20,000 न्यूटन। समझ आया? ये आपका एक ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, जिसमें अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहें, तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी आपकी 200 इंटू 9.8 से। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की। देखो, कुछ और क्वेश्चंस की बात करें, कह रहा है किसी पिंड की गति समान वेग से कब बनी रहती रहेगी, ठीक है। अ बॉडी विल कंटिन्यू मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन नो फोर्स एक्ट्स, जब कोई भी बल काम नहीं करे तब, नो फ्रिक्शन, बैलेंस फोर्स और इनर्शिया एंड्स। किसी गति या किसी पिंड की गति समान वेग से कब तक बनी रहेगी? जब तक उस पर कोई भी फोर्स लगता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई बॉडी जो चल रही है वो चलती ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गई बात? समझ रहे हैं? तो इसका एक ऑप्शन जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ मोशन और रेस्ट। अगर न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें, ये लॉ ऑफ मोमेंटम है। न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करें तो वो एक्शन एक्शन रिएक्शन लॉ है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कोई जरूरी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन जरूरी ऑप्शन नहीं है। चलिए बात करें और भी क्वेश्चन के। देखो, अ फोर्स कैन चेंज, एक बल क्या कर सकता है? अ फोर्स कैन चेंज द शेप, मतलब बॉडी की बनावट में, शेप में बदलाव कर सकता है, आकार में बदलाव कर सकता है। चेंज द मोशन, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द वेलोसिटी। बहुत सारे इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने जब पढ़ाए हैं, ठीक है, वहां से चीजों को समझिए। इफेक्ट ऑफ फोर्स जब पढ़ाया है तो इसमें सारी चीजें हमने बताई हैं, फोर्स के इफेक्ट में सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए बात करेंगे देखो और क्वेश्चंस की। एसिलेरेशन ऑन मून इज, मतलब एसिलेरेशन ऑन मून कितना है? तो 1/6 है, मतलब 9.8 का 1/6 है, ठीक है। तो यहां से आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करें जी की, G/6 होगा, ठीक है। तो 9.8/6 अगर करेंगे तो ये आएगा करीबन करीबन 6 से जाएगा ये 1 बार, है ना। यहाँ से समझिए, 6 से जाएगा 1 बार, और यहाँ बच जाएगा 38, 3.8। सो ये आपके करीबन आएगा, इसको कह सकते हैं 36, सो 1.6 के आसपास आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। जी की वैल्यू मून पर 1/6 होती है अर्थ के ग्रेविटी के। अर्थ पर ग्रेविटी कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड है। अगर 9.8 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी यहाँ पर एक्सीलरेशन ऑन मून आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल एक्ट्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल किस पर काम करता है? ब्रह्मांड में किसी भी दो वस्तुओं पर लगने वाला जो बल है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, है ना। और ये सभी बॉडीज पर लगता है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो बिग हो, है ना। बोथ बॉडीज पर, बोथ टाइप ऑफ बॉडी पर लगता है। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये एक पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये अट्रैक्शन पावर होता है, अट्रैक्टिव पावर होता है। और ये जो है फोर्स एक इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पूछी जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इज 9 है ना। यहाँ पे समझिए, सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगर इससे ज्यादा कोई आपको
टेम्परेचर हो जाता है तो आपको फीवर की कंडीशन हो जाती है। किसी किसी किताब में आपको बेटे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिखा मिलेगा। ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है। अगर इसका हम डिग्री सेल्सियस में मान देखते हैं, वैल्यू देखते हैं, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये दोनों वैल्यू आपकी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी हो जाता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्लियर हो गई बात? चलिए, 100 डिग्री की बात करें तो वहां पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना, और सारे ऑप्शन बेटे गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अभी तक अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई है, क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे लगते हैं, तो आप लाइक करे बिना मत जाइए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ठीक है। बात करेंगे कुछ और चीजों की। 27 क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है टेम्परेचर इज मीजर्ड बाई, है ना, तापमान को किससे मीजर किया जाता है? तापमान को बेटे थर्मोमीटर से मीजर किया जाता है। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मीजरिंग द टेम्परेचर। ओके। एंड बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर वायु दाब मापी यंत्र होता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए एक यंत्र होता है। एमीमीटर जो है, एमीमीटर जो है वो एक तरीके का ऐसा यंत्र होता है जो करंट की यानी कि विद्युत धारा को मापने के लिए एक यंत्र होता है, और इसको सीरीज में कन्वर्ट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। कैलोरीमीटर एक ऐसा यंत्र है जो कैपिलरिटी, है ना, उसको मापने के लिए यंत्र होता है। कुछ कुछ चीजें यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ कुछ चीजों की, है ना। हाइग्रोमीटर है, ये हमारा हाइड्रोमीटर है, या सॉरी हाइग्रोमीटर है, ये भी कुछ यंत्र होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपने बढ़िया तरीके से ढंग से पढ़ी होंगी, ठीक है। थर्मोमीटर एक तरीके का ऐसा डिवाइस होता है जो टेम्परेचर को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस। तो अभी अभी हमने बताया था 37 डिग्री सेल्सियस इसका एक तापमान हो जाता है जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन रह गया है। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी। वाटर जो पानी का अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है, तापमान होता है, सॉरी घनत्व होता है, डेंसिटी, पानी की डेंसिटी होती है आपकी 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसी वजह से ऊपर का पानी जम जाता है नदियों और झीलों में, बट नीचे वाला पानी जमता नहीं है, ठीक है। ये बात आप समझिए। 0 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और 10 डिग्री सेल्सियस एक गलत ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर हम बात करें कुछ और क्वेश्चंस की, तो कह रहा है यूनिवर्सल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, है ना। ये क्वेश्चन आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज, मतलब सार्वभौमिक विलायक क्या है? अल्कोहल है, वाटर है, ईथर है, या बेंजीन है, ठीक है। ये आप इसका कमेंट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, और जो इसका आंसर दे देगा उसको फिर उसका नाम लेंगे हम अपने नए लेक्चर में, ठीक है। और इसका नए लेक्चर में डिटेल डिस्क्रिप्शन भी देंगे। तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, है ना। सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए, सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, है ना। बात करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन समझ आए, आज की सीरीज, आज का लेक्चर समझ आया, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने जल्दी जल्दी किया है, इसको आप फॉरवर्ड करके, इसको आप कम करके भी देख सकते हैं जैसा कि आपको मन हो। मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए। श्री ब्रह्मदेव क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक को शेयर जरूर करिए। जो 1 के का टारगेट है दोस्तों, वो हम टारगेट को अचीव करेंगे, है ना। आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। आप सहयोग करिए, हम भी यहाँ से बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हमारे चैनल को, आपके चैनल को आगे ले जाने के लिए हम और आप दोनों लोग मिलकर लगेंगे, तब चैनल आगे ग्रो होगा, ठीक है। मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक विशेष ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।